बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने से चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। हमने चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इंडियन क्लासेस को सब्सक्राइब करना और उसकी प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। ठीक है, मैंने ये प्रतिवर्ती चाप तक पार्ट 1 में करवा दिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है, इसके ना कितने भाग होते हैं और कौन से भाग में कौन सा कार्य संपन्न होता है। तो आज हम उसी को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मानव मस्तिष्क क्या होता है। ठीक है, तो आज चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और बता दूं, ये पार्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखोगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस देखना और साथ में नोट्स बना लेना, है ना। मैं आपको अच्छे वाले और अच्छी बुक्स को कंसल्ट करके आपको नोट्स बना के दे रही हूँ। आप 10th क्लास में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। अगर आप इन नोट्स को पढ़ते हो तो आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो आज वही को आगे बढ़ाते हुए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 2 अपना कंप्लीट करते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आइए देखते हैं अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य होता है, मध्य का क्या होता है और पश्चिम वाले का क्या कार्य होता है। ठीक है, देखो, मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, ये अत्यधिक कोमल होता है। आपको पता ही, मस्तिष्क अगर हमारे शरीर में या हमारे ब्रेन में अगर मस्तिष्क नहीं होगा तो हमें सोचने समझने की क्षमता का कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क ही करता है ना। हमारा ब्रेन हमें कोई कार्य करने की सलाह देता है, कोई कार्य नहीं करने की सलाह देता है। हमें सोचने समझने विचारने के सारे जो आइडियाज़ आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मस्तिष्क से आते हैं, है ना। तो ये सबसे हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, मस्तिष्क ही है ना। तो ये क्या होता है, ये कोमल भाग होता है। ठीक है, जो कपाल में सुरक्षित रहता है और यह चारों ओर से त्रिस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। और किसके बीच होता है अपना हमारा मस्तिष्क, कपाल के बीच होता है। जो खोपड़ी होती है ना, उसके अंदर ही मस्तिष्क होता है। और ये खोपड़ी क्या करती है, जब भी हमें अगर थोड़ी सी चोट लग जाए, अगर ज़्यादा चोट लगे तो मस्तिष्क हमारा सर फट जाता है, लेकिन जैसे छोटी मोटी चोट लगती है ना तो ये कपाल सहन कर लेता है। हमारा कपाल सहन करने के इसीलिए कि मस्तिष्क को कोई क्षति ना पहुँचे, है ना। मस्तिष्क को अगर क्षति पहुँचती है, जिसे अपन ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कोमा में कैसे जाता है, कोमा में जाने के बाद क्या वो व्यक्ति सोच विचार सकता है, नहीं विचार सकता, क्योंकि उसके ब्रेन में आघात हो जाता है, ब्रेन काम करना उसका बंद कर देता है। जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है ना तो वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में चला गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ था जब उसके ब्रेन को चोट आई। जब चोट आई तो वो व्यक्ति कोमा में चला गया, उसको सोचने विचारने की क्षमता नष्ट हो गई। ठीक है, तो कोमल जो अपना मस्तिष्क है उसके चारों ओर उसकी सुरक्षा का कार्य कौन करता है, कपाल करता है। ठीक है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, इसके अंतर्गत घ्राण पिंड मस्तिष्क तथा डायनेटिक प्लॉन होते हैं। वह पिंड गंध ज्ञान के प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने विचारने, तर्क शक्ति आदि तथा डायनिसिफेनॉन भूख प्यास नींद ताप उपापचय आदि पर नियंत्रण करता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है अपना, जैसे गंध, अब हम किसी चीज़ को सूंघ के बता देते हैं कि ये वो चीज़ है ना, तो उसके गंध का ज्ञान कौन करवा रहा है, मैं अग्र मस्तिष्क करवा रहा है। हम किसी सोचने विचारने तर्क शक्ति जो भी कार्य होता है वो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है।
मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है? मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। ये दृष्टि ज्ञान करवाता है। दृष्टि मतलब देखने की क्षमता, जो आंखों के द्वारा, आंखों पर कंट्रोल किसका होता है? मध्य मस्तिष्क का होता है ना। पश्चिम मस्तिष्क क्या करवाता है? अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पूंछ के ऊपर स्थित इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क पोन्स तथा मस्तिष्क पूंछ आता है। ठीक है, अब आता है पोन्स। अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पूंछ के ऊपर स्थित होता है। ये हृदय स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हृदय स्पंदन क्या होता है? हृदय का धड़कना। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है ना। तो और श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? पोन्स करते हैं। पोन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बिंदु होते हैं। ये रोम जैसे, रोम भी नहीं बोल सकते हम, इनको डॉट टाइप की संरचना होती है ना। अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क के पश्च भाग के नीचे स्थित गोलाकार भाग होता है। ये शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन, जैसे हम स्ट्रेट खड़े होते हैं ना, स्ट्रेट खड़े होते हैं तो हमारे शरीर को बैलेंस कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क कर रहा है। मस्तिष्क पूंछ, मस्तिष्क का पश्च बेलनाकार भाग है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब देखो, क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? एक तो ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया वो होती हैं जो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती। जैसे मैं बोलूँ सांस का लेना, क्या मैं मेरे सांस को रोक पा सकती हूँ? मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग रोक पा सकती हूँ? नहीं। मेरे जैसे मेरे ब्रेन का काम करना, मैं मेरे ब्रेन का काम करना रोक पा सकती हूँ क्या? ऐसी क्रियाएं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं चलता, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती। और ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आंखों का बंद करना, क्यों? आंखों का बंद करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। आप कितनी देर तक आंखें बंद कर सकते हो? जितनी देर आप बोलो, है ना। तो वो होगी अपनी ऐच्छिक क्रिया, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, वो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होगी। और अनैच्छिक क्रियाएं वो होगी जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर कपाल के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यही मेरुरज्जु कहलाता है ना। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। इनके मध्य तंत्रिका नाल होती है। ऐसे होती है ना रीढ़ की हड्डी, ऐसे करके। जो ये बीच वाला भाग होता है ना, इसको तो हम तंत्रिका नाल बोलते हैं। और जो ये इधर की जो रोम टाइप की जो संरचना होती है ना, वे कशेरुकाओं बोलते हैं। ठीक है, अब तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है? हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र उपलब्ध है। ये कैसे कार्य करता है? तंत्रिका कोशिकाएं अनेक धूम्रिका सिरे वाली ग्राही अंगों से सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। धूम्रिका क्या होती है? ये तंतु बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये क्या करती है? सूचनाओं को ग्रहण करती है। किससे ग्रहण करती है? मस्तिष्क से सूचनाओं को ग्रहण करती है और उन्हें मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती हैं। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण आवेश के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रिया संपन्न होती है। जैसे मेरे हाथ को कोई काम करना है, मेरे हाथ को जैसे लिखना है ना, जैसे आप नोट्स बना रहे हो, तो क्या करेगा? आपका मस्तिष्क काम करेगा। हाथ तो लिखने में काम कर रहा है, लेकिन सोचने विचारने, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? हमारा मस्तिष्क डिसाइड करता है। तो मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र उन सूचनाओं को लेकर मेरुरज्जु से होकर अपने हाथ तक आता है और हमें ये समझाता है कि इतना लिखना है, इतना पढ़ना है। ठीक है, ओके। तो आवेश के रूप में कार्यकारी पेशियों को कर दिया जाता है, जिससे वांछित क्रिया संपन्न होती है। अब आता है अपना वृद्धि गति और स्फीति गति के बीच क्या अंतर है। ठीक है,
ओके, इतना समझ में आया? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना बच्चों, आपको कमेंट करना ज़रूरी है। आप कमेंट में लिखो कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। वृद्धि क्या होती है? यह एक दिशा में हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। यह कोशिकाओं की असमान वृद्धि के कारण होती है। इस वृद्धि को अनुत्क्रमणीय वृद्धि कहते हैं। वृद्धि अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है, देखो ऐसी रिएक्शन, देखो मैं आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दूं। केमिकल रिएक्शन जैसे एक ही डायरेक्शन में संपन्न होना, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलते जाना, रिवर्स नहीं आता। जब वृद्धि एक दिशा में होती है तो उसी दिशा में होती रहेगी, वो उसके विपरीत दिशा में कभी वृद्धि नहीं होगी। इसी को हम अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, मतलब अपने डायरेक्शन में चलते रहना, है ना। स्फीति गति क्या होते हैं? इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता। स्फीति गति के कोशिकाओं की स्फूर्ति गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। ये उत्क्रमणीय होती है। ये कम और ज़्यादा हो सकती है ना। कम पहले ज़्यादा होगी, फिर एकदम से कम हो सकती है, क्योंकि ये वापस रिवर्स आ सकती है। लेकिन वृद्धि है वो रिवर्स नहीं आ सकती। एक बार वृद्धि होने के बाद वो वृद्धि कम नहीं होगी, ठीक है। अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति। अनुवर्तनी गति क्या होती है? इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है। उद्दीपन क्या होता है? ऐसे कारक जिन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए डालते हैं। जैसे उत्प्रेरक सुना आपने अगर साइंस में या केमिकल रसायन विज्ञान में पढ़ा हो तो हम एक उत्प्रेरक सुनते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए जब उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है, रासायनिक अभिक्रिया होने की दर बढ़ जाती है। तो यही उद्दीपन किसको बोल रहे हैं? उत्प्रेरक को ही बोल रहे हैं। यह स्थिर पौधों द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है। उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनीय गति अनेक प्रकार की होती है। किसके आधार पर होती है? ठीक है, होती है जैसे प्रकाशानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनानुवर्तन आदि। अब आता है अनुचलन गति। इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता। इसमें उद्दीपन या उत्प्रेरक का कोई कार्य नहीं होता, है ना। जैसे बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हम उत्प्रेरक डालते हैं तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो जिस गति से चल रही है बाद में भी उसी गति से रिएक्शन करेगी। इसमें संपूर्ण पादप या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः यह अनुचलन गति है। उद्दीपक के आधार पर अनुचलन गति भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाश अनुचलन और अनुचलन। ठीक है, अब आता है अपना प्रकाश अनुचलन और गुरुत्वानुचलन में अंतर। बेटा ये अंतर याद रखना, ये अंतर एक ना एक अंतर 5 नंबर का पूछा ही जाएगा, है ना। तो आप ये अंतर याद रखना, ओके। अब आता है एक डेफिनेशन भी पूछ सकता है, वो अपना न्यू टाइप का जो पेपर आता है ना उसमें डेफिनेशन पूछ सकते हैं ना। और यही, और मैंने जो मस्तिष्क का चैप्टर पढ़ाया ना आपको, वो मस्तिष्क का भी पूछ सकते हैं। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, अगर मस्तिष्क क्या कार्य करता है, पश्च मस्तिष्क क्या कार्य करता है, मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर को बैलेंस करने का कार्य कौन सा मस्तिष्क करता है? तो अनुमस्तिष्क हमारे शरीर को बैलेंस करने का कार्य करता है। ओके, अब आते प्रकाशानुवर्तन। पौधों के भाग जैसे तना, पत्ती आदि का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है और ऑक्सिन हार्मोन हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वानुवर्तन गति, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है ना। तने ऊपर की ओर तथा जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती हैं। जलानुवर्तन, नमी के कारण होने वाली पादप गति को जलानुवर्तन कहते हैं। इस प्रकार की गति उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों, ब्रायोफाइटस के मुलायम कवकों के हाइपा आदि में देखने को मिलती है, जैसे अमीबा जल की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब आता है अपना रसानुवर्तन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम इतना
ही करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक होगा अपना पादप हार्मोन्स के प्रकार, ठीक है। तो इसके बाद में ये टॉपिक आपको कवर करवाने वाली हूँ। हम छोटे छोटे पार्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको लिखने में भी आसानी हो। देखो बच्चों, आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप नोट्स नहीं बनाओगे तो पेपर में नहीं लिख पाओगे। आपको ये नहीं सोचना, ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना है कि हम बाद में कर लेंगे या अभी तो बहुत टाइम है। नहीं बेटा, टाइम को निकलने के लिए कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो अभी तो हमारे क्या जुलाई चल रही है ना, फरवरी के आते कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे। तो आपको अभी से नोट्स बनाने हैं और हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं आने वाले हर वीडियोस का पता चल जाएगा। हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आपको उसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब देखोगे ना आप और पेपर में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। थैंक यू।